नमस्कार, BS टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो आज हम बात करेंगे यूसीसी की। मोहन सरकार मध्य प्रदेश में यूसीसी का मॉडल लेकर आ रही है। गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू होगा। बड़ी बात यह कि इसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं। खास बात यह कि 90% प्रावधान गुजरात यूसीसी ड्राफ्ट से लिए गए। तो कैसा होगा मध्य प्रदेश में यूसीसी का मॉडल, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। इसी से जुड़े बहुतेरे मुद्दों पर मिलकर जवाब मांगेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट आप देख लीजिए। की तर्ज पर एमपी में लागू होगा यूसीसी। गुजरात मॉडल से लिए 90% प्रावधान। एमपी में शादी, लिव इन पर एक समान कानून। कन्वर्टेड आदिवासियों पर लागू होगा यूसीसी। मॉनसून सत्र में सरकार लेकर आएगी यूसीसी कानून। जुलाई में ही मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मध्य प्रदेश में यूसीसी को गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 के मॉडल पर तैयार किया गया है। ड्राफ्ट के करीब 90% प्रावधान गुजरात यूसीसी से लिए गए। सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि धर्म परिवर्तन कर चुके आदिवासी भी यूसीसी के दायरे में आएंगे। दूसरी तरफ अपनी पारंपरिक जनजातीय रीति रिवाज और मान्यताओं का पालन करने वाले आदिवासियों को इससे बाहर रखा जाएगा। गुजरात यूसीसी में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत और लिव इन रिलेशनशिप जैसे पारिवारिक मामलों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था है। मध्य प्रदेश भी इसी मॉडल को लागू करने की तैयारी कर रहा है। ऐसा होगा एमपी का यूसीसी मॉडल। धार्मिक रीति रिवाज नहीं बदलेंगे। शादी अपनी परंपरा से ही होगी। हर शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी। रजिस्ट्रेशन 60 दिन के भीतर करना होगा। पुरानी शादियां, पुराने तलाक रिकॉर्ड में होंगे दर्ज। कन्वर्टेड आदिवासियों पर लागू होगा यूसीसी। परंपरा का पालन करने वाले आदिवासी रहेंगे बाहर। बीजेपी का कहना है कि ये कानून सभी के लिए एक समान रहेगा और प्रदेश की जनता से संकल्प पत्र में किए गए यूसीसी लागू करने के वादे को भी पूरा किया जा रहा है। संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 में ये उल्लेख किया था कि शासन का दायित्व होगा वो पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता बनाए, समान नागरिक कानून बनाए। इसका उल्लेख संविधान में है। उसकी पालना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पहले से तो अपने घोषणा पत्रों में भी बोलते रही है, अपनी हर वार्ता में बोलते रही है। हमारे हर संकल्प में ये व्यक्त हुआ है कि समान नागरिक संहिता बनाएंगे। निश्चित रूप से हमारे 2-3 राज्यों में ये लागू हुई है। हमें प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार शीघ्र समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू करने जा रही है। यूसीसी के तहत राज्य सरकार रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी। शादी, तलाक और अन्य जरूरी रिकॉर्ड का केंद्रीकृत डिजिटल पंजीयन किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का आवेदन रजिस्ट्रार खारिज कर देता है तो उसके खिलाफ अपील करने का अधिकार भी होगा। ऐसे कई प्रावधान गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश में लागू होंगे। मनोज राठौर, BS टीवी, भोपाल। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा। कैसा होगा यूसीसी का मॉडल, आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा राजीव खंडेलवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। इसके साथ ही इम्तियाज़ अली साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मुस्लिम एक्टिविस्ट। सबसे पहला प्रेम व्यास जी, सवाल आपसे ही है। गुजरात मॉडल को हमने देखा, समझा। आपने भी गुजरात मॉडल को लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार की, वहां पर देखा समझा कि धरातल पर किस तरह से इसे एग्जीक्यूट किया गया। अब मोहन सरकार, पहले खबरें आई कि मोहन मॉडल का ये पूरा यूसीसी होगा, लेकिन अब खबरें हैं कि गुजरात मॉडल पर आप काम करेंगे। आखिर गुजरात मॉडल यूसीसी का आधार क्यों बना? मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलाव आ जाएंगे? दूसरा सवाल ये भी है
कि कांग्रेस ने जिस तरह से यूसीसी को लेकर सरकार को घेरा, पहले खबरें आई कि आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया। अब आप कह रहे हैं कि कन्वर्टेड आदिवासियों पर यूसीसी लागू होगा। जरा बताइए क्या है गुजरात मॉडल और मोहन मॉडल? देखिए, मुझे लगता है कि एक देश और समान नागरिक अधिकारों के लिए प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 48-49 में आर्टिकल 40 के अंतर्गत इसको राज्यों के अधिकार के तहत चिन्हित किया था, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी कई सारे आदेश ऐसे आए हैं जब समय समय पर यूसीसी को लागू करने के लिए राज्यों को योजना बनाने का निर्देशन दिया है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ इतना कह देना 1955-56 में हिंदू कोड भी लेकर आए थे ना नेहरू जी, उसके बाद में यूसीसी क्यों नहीं लाए थे? क्योंकि वो महत्व नहीं देना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि अधिकारों में वृद्धि हो, वे ये नहीं चाहते थे कि एक समान अधिकार समान नागरिकों को मिले। तो मुझे लगता है कि वे जो तुष्टीकरण का बीज बोना चाहते थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त करने का प्रयास किया है। और जब आपको ध्यान होगा 3 तलाक जब आया था तब भी कई हमारे मुस्लिम भाइयों ने विरोध करा था। मुनव्वर राणा उसमें मुख्य थे, और मुनव्वर राणा की बेटी हीबा राणा उनको जब तलाक दिया था उनके पति ने, तो इसी 3 तलाक के सहारे उनको जो है कानूनी अधिकार उनके संरक्षित और सुरक्षित हुए थे। अब बात अगर करेंगे आदिवासी समाज की, अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देशन तय करा था केरला वाले मामले में, जहां पर एक कन्वर्टेड ईसाई समाज के व्यक्ति थे और वे प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन थे। उसके बाद वे पुराने नियमों के तहत अधिकार मांग रहे थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्क्वैश करा, और उसके बाद कई सारे मामलों में ऐसी व्यवस्था दी है। तो मुझे लगता है एक व्यक्ति वो है जो अपनी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन और अपनी धार्मिक जो जितनी भी परंपरा है उसको सहजते हुए अपनी संस्कृति के साथ में चलना है, तो निश्चित रूप से वो पात्र है। एसटी/एससी समुदाय के उस पात्र व्यक्ति में कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं होंगे। जिस तरह से उसको पूर्व में संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, वो निश्चित रूप से वे ही अधिकारों के साथ में आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ आपने कहा सुझाव की बात, तो कोई भी राज्य में रहने वाली जनता वहां के सरकार के कहने पर सुझाव प्रेषित करती है। मध्य प्रदेश में लगभग 9.5 लाख सुझाव हमको मिले, जिसमें से लगभग 71% मुस्लिम बहनों के सुझाव थे और वे पूर्णतः पक्ष में थे। तो मुझे लगता है प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में पहले सर्वे कराए, हमारे यहाँ सभी वर्गों से, सभी बुद्धिजीवियों से, कमेटी के माध्यम से, विभिन्न धरातल के माध्यम से सुझाव लिए गए, और उसके बाद अन्य राज्यों की भी हम स्टडी कर रहे हैं कि वहां पर किस तरह से लागू हुआ है, वहां पर किस तरह से अधिकार प्रदत्त किया जा रहा है। और मुझे लगता है ये अधिकार बढ़ाने की दृष्टि से किया जा रहा है, किसी के अधिकार समाप्त करने के लिए नहीं। बाबा साहब ने स्वयं कहा था कि कानून अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह, धर्म में मिले अधिकार अपनी जगह। धर्म में मिले अधिकार सुरक्षित रहते हैं, वे धार्मिक परंपराओं के अनुसार उसका निर्वहन करते हैं। जैसे हमारे हिंदुओं में फेरे होते हैं, हमारे मुस्लिम भाई जो निकाह करते हैं, सिख समाज में कारज आनंद होता है, आर्य समाज होता है, ऐसे विभिन्न वे अपने धर्म के अनुसार ही, रीति रिवाजों के अनुसार ही शादी करते हैं, लेकिन कानून एक सा हो। उन सब पे जो कानून जो प्रॉपर्टी के लिए है, जो संतानों के लिए है, और अभी एक लंबे समय से चलन निकला है जिसको लेकर सभी बुद्धिजीवी समाज चिंतित है, उसको लेकर भी इस यूसीसी में जो प्रावधान करना चाहिए कमेटी ने ड्राफ्ट करे, और निश्चित रूप से जब सामने आएगा तो सर्वहितैषी, सर्वस्पर्शी, एक समान सभी के लिए, नागरिकों के लिए सुरक्षित महसूस होगा। तो मुझे लगता है सिर्फ आशंकाओं पे नहीं, वास्तविकता में धरातल पर जो कार्य किए जा रहे हैं उस पर चर्चा होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ जमशेद आलम साहब जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। जमशेद साहब, सरकार का कहना है कि मोहन मॉडल यूसीसी का शानदार है, गुजरात मॉडल की तर्ज पर हम यूसीसी को लागू करेंगे, संविधान के हिसाब से हम काम करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर हम काम करेंगे। कांग्रेस की सरकारों ने नहीं चाहा कि देश में यूसीसी लागू हो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक समान लोगों को अधिकार मिले। अब सरकार ने जो तर्क दिया कि हमने पूरे मध्य प्रदेश में लोगों से सुझाव मांगे, 9.5 लाख से ज्यादा सुझाव आए, इनमें से 70% से ज्यादा महिलाएं इसके पक्ष में हैं, तो फिर मुस्लिमों को क्या दिक्कत है? देखिए, जहां तक के मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार और आप सीएम मोहन यादव मॉडल बता रहे हैं, गुजरात मॉडल बता रहे हैं, यूसीसी को जल्द लागू करने की बहुत तेजी से तैयारियां हो रही है जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेने, रखरखाव आदि में
सभी धर्मों समुदाय के लिए एक समान कानून लाएगा। पहले हिंदुओं को तो आपस में एक कर दो आप। हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो आदिवासियों को हिंदू मानता भी है और नहीं भी मानता है। अब आदिवासियों के लिए आपको एक अलग कोड भी उसमें छूट देनी पड़ेगी, मुसलमानों को आपको अलग छूट देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो पर्सनल लॉ चलता है। पर्सनल लॉ के ने पहले ही तय कर दिया कि हिंदू मुसलमानों को मतलब हिस्सेदारी में, तलाक में या बच्चों की गोद लेने में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये तो 1400 साल पहले बता दिया गया। अब आप कैसे करेंगे? आप तो यहाँ पे आपके यहाँ ना तो छुआछूत खत्म हो रही है, ना ऊंच नीच खत्म हो रहा है, ना ही आपके यहाँ पर बराबरी का कोई चांस ही नहीं है। बहुत दूर तक भी देखेंगे तो कहीं दलित और ब्राह्मण से एक साथ बैठ नहीं सकते खाने पर, तो कैसे आप यूसीसी को लागू करेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है देश के अंदर। डॉक्टर प्रेम व्यास साहब से मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव खंडेलवाल साहब। राजीव जी, गुजरात की तर्ज पर अब यूसीसी मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। कमेटी ने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं? जो ड्राफ्ट में मुख्य बातें हैं उसको आपने देखा, समझा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जाति धर्म को लेकर है, असमानता को लेकर है, और जो जमशेद साहब ने सवाल उठाए हैं उस पर भी आपकी राय। सोनू सेन जी और सब कोऑर्डिनेट सब भागीदारों को मैं नमस्कार करता हूं जी। एक बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके सिद्धांत पर भाजपा बनी है, जिनने बनाया है, उनका यह कहना था, एक देश एक निशान एक विधान एक प्रधान। उसकी इसमें जो ये कानून लाया जा रहा है, इसका मूल अर्थ यह है कि जो विभिन्न धर्मों के जो व्यक्तिगत कानून हैं उनकी जगह समान व्यक्तिगत कानून होना चाहिए, और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है, और इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए सिद्धांत रूप से। बिल्कुल। और उसमें एक इशू मुझे नहीं, मैं सुन पाया इसके पहले क्या उनका इशू था, लेकिन जो मुझे जो लगता है कि जो जीतू पटवारी जी ने कहा कि साहब गुजरात में और उत्तराखंड में इसका क्या प्रभाव हुआ है, इसको वो सरकार बताए। मेरा ये कहना है कि यदि आपको कोई कमी लगती है तो आप बताएं कि उसमें क्या कमी है, जिससे और सरकार को सजेशन दें। या आप तो विपक्ष का भी ये दायित्व बनता है, यदि सरकार कोई कानून ला रही है जिससे आप सिद्धांत रूप से सहमत हैं, तो उसमें यदि इस सरकार ने जो कानून दूसरे प्रदेशों में लागू किया है उसमें कोई कमी यदि कोई दिख रही है तो उसको उस लाइट में एनलाइट करना ये विपक्ष का भी काम है। एक बात जरूर है, चूंकि यह एक राष्ट्रीय कानून विषय है और इसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, तो यह मेरे समझ से परे है कि जो पार्टी जिसने आर्टिकल 370 पे उसने जो अपना स्टेप अपने नीति को लागू किया, वो ऑल इंडिया बेसिस पे क्यों नहीं सेंटर पे कानून पारित करने जा रही है, क्यों नहीं प्रयास कर रही है? क्या वह हर स्टेट में पारित करके क्या रिएक्शन देखना चाह रही है कि जनता की क्या रिएक्शन होगी, तब हम बाकी एक दो स्टेटों में रिएक्शन करने के बाद बाकी बच्चे और स्टेटों में करेंगे? यह एक प्रश्न जरूर उठता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जब है, जब वन नेशन और एक देश एक प्रधान और एक कानून की बात की जाती है, तब हम यहाँ पे आदिवासी वर्ग को छोड़ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं पतली गली से दूसरों लोगों को एक आलोचना का मौका दे रहे हैं। आदिवासी वर्ग निश्चित रूप से हमारा एक बड़ा सिंबल है, एक उसको हमें सपोर्ट देने की आवश्यकता है, लेकिन आपको फिर जस्टिफाई करना होगा कि हम उनके यदि व्यक्तिगत कानून को यदि हम बचाए जा करना चाहते हैं तो फिर दूसरे वर्ग के व्यक्तिगत कानून को क्यों नहीं बचाना चाहिए, ये प्रश्न उत्पन्न होता है। इसलिए सरकार को इस पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए और लोगों को कन्विंस करना चाहिए कि आदिवासी वर्गों पे क्यों नहीं लागू होना चाहिए और बाकी जितने वर्ग हैं उन पे क्यों लागू होना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है व्यास जी। आदिवासियों को दायरे से बाहर क्यों रख रहे हैं आप? क्या आदिवासियों के विरोध के बाद सरकार बाउंस बैक कर गई है क्या? ये पहला सवाल। दूसरी बात यह कि जिस तरह से आदिवासियों ने सवाल उठाए, बड़े बड़े नेता मैदान में आ गए, कहा गया कि आप आदिवासियों की धर्म संस्कृति परंपरा पर हमला कर रहे हैं। क्या आदिवासियों के दबाव के बाद ये फैसला लिया गया क्या?
खंडेलवाल ने भी जो सवाल उठाए उस पर भी जवाब दीजिए आप। देखिए, निश्चित रूप से आर्टिकल 44 को समझने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने जिस तरह का उद्बोधन दिया था उसमें उन्होंने समाजों का जिक्र किया था और आदिवासी समाज को स्पेशल हमारी जो संविधान है उसमें स्पेशल पावर दिए हुए हैं। तो मुझे लगता है और उसके बाद ही आर्टिकल 44 की राज्यों के अधिकार की बात हुई थी। तो कानूनी मुद्दा है, पहले इसको समझना होगा। दूसरा, वे अधिकार संरक्षित रहेंगे। आज आदिवासी समाज हमारी मुख्य धारा में, हमारे राष्ट्रपति पद पर हमने आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को बिठाया है। ST/SC मंत्रालय का अलग गठन हमारी सरकार में हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कई सारी योजनाएं, एकलव्य विद्यालय आज आदिवासी समाज के नाम से। आज आदिवासी समाज अपना प्रतिनिधित्व मुख्य धारा में देखता है। तो मुझे लगता है कि यह आदिवासी समाज अच्छे से समझता है। लेकिन जो लोग धर्मांतरण कर चुके हैं, निश्चित रूप से उनके लिए कुछ प्रावधान होंगे और उसके लिए भी वे अपील कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ है कि जो हमारे मुस्लिम भाई कह रहे थे, मुझे लगता है कि पहले उनको समझना होगा कि समान अधिकार मतलब समान। शिया, सुन्नी, गद्दी, घोसी, नाई, बहना, इन सबके भी अधिकार सेम रहेंगे। इस देश ने लंबे समय तक देखा है, आप देखेंगे कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस निकलता था, वहां शिया सुन्नी समुदाय आपस में जुलूस नहीं निकालने देते थे। तो मुझे लगता है उनके भी सबके अधिकार समान होंगे। जो हमारे विभिन्न समुदाय के मुस्लिम समाज के लोग हैं और मुस्लिम बहनें तो उसको स्वीकार रही है ना। आप तो शाह बानो केस के लिए कभी मुस्लिम समाज ने मुखर होकर बात नहीं की। क्या अच्छा, एक बात बताइए व्यास जी, को अधिकार नहीं बने? क्या आदिवासियों को लेकर आप सेफ गेम खेल रहे हैं? क्या आप आदिवासियों को लेकर सेफ गेम खेल रहे हैं? जब आप आदिवासियों के बीच जाएंगे तो क्या कहेंगे उनसे? आप उनसे ये कहेंगे कि यूसीसी आपके लिए नहीं है, आपको दायरे से बाहर कर दिया गया? क्या उपलब्धियां गिनाएंगे आप यूसीसी की उनके बीच जाकर? ना, ये तो अधिकारों में बढ़ोतरी करेगा, आदिवासी बहनों के भी अधिकारों में बढ़ोतरी करेगा। क्या बढ़ोतरी होगी कहीं बताइए? भी कमतर नहीं करेगा। और जो न्यायालय के निर्देशन है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के विभिन्न समय के निर्देशन है और उसी निर्देशनों का पालन करते हुए एक सुव्यवस्थित तरीके से और प्रदेश में भी लगभग 9.5 लाख चुनाव लेने के पश्चात ही तय किया जाए। जी जमशेद जी, विरोध है किसी हाँ, भी मैं भाजपा प्रवक्ता का जवाब दे सकता हूं। जी जमशेद जी, आप काउंटर रिएक्शन इस पर दीजिए जी, रखिए अपनी बात। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप मुसलमानों को साथ में मिलाने की बात कर रहे हैं यूसीसी में। हम हिंदू बहनों के लिए तैयार नहीं है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में हमारी जो 7 जन्मों के लिए बहन ब्याह के गई उसके ऊपर में आप एक सौतन ला के रखवा देंगे, फिर उसके बाद में कहेंगे कि इससे तो विवाह हुआ ही नहीं, लेकिन कानून में हमने परमिशन ली है कि लिव इन रिलेशनशिप में, तो वो सौतन को क्यों बर्दाश्त करेगी? फिर एक के साथ दूसरी भी आप रख सकते हैं और टाइम बॉन्ड भी नहीं है, जब तक चाहे रख सकते हैं। अभी यही तो हो रहा है। गलत प्रदर्शित कर रहे हैं। व्यास जी, बड़ा सवाल है कि आप लिव इन रिलेशनशिप को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? अब लिव इन रिलेशनशिप में आप अपनी बहनों देखिए, का आर्टिकल 25 हर नागरिक के अधिकार को सुरक्षित करता है, लेकिन सरकार का यह दायित्व होता है कि उसके आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। मतलब आप लिव इन में सुरक्षा देंगे, सुरक्षा का वातावरण बनाएंगे, आप ये कहना चाहते हैं? ना, उसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। उसके बाद में आप देखना होगा कि आपको आर्टिकल 25 के तहत जो अधिकार मिले हैं उसके तहत अगर कहीं कोई संतान उत्पत्ति होती है उसके लिए और संपत्ति आगे आने वाले भविष्य के लिए, मुझे लगता है कि सबको अपने जीवन जीने का अधिकार है, सबको अपने निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन समान नागरिक संहिता में, समान नागरिक अधिकारों में हर व्यक्ति के अधिकार समान होंगे और उन अधिकारों का उपयोग में कर सकते, चाहे वो संपत्ति बंटवारा हो, वसीयत हो, लिव इन वाली बात हो। अच्छा बिल्कुल, मैं आपके सवालों का जवाब लूंगा, आऊंगा आपके पास। व्यास जी, राजीव जी, जरा एक बात समझाइए, सरकार क्या लिव इन को बढ़ावा दे रही है? क्या लिव इन को लीगल जामा पहनाने की कोशिश हो रही है? हेलो जी राजीव जी, बात रखिए अपनी। जी, क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार यूसीसी के जरिए लिव इन को बढ़ावा दे रही है? क्या ये लीगल जामा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा सरकार ने अपना एक एजेंडा इसका लागू करने जा रही है और उस एजेंडा को हेलो जी बात रखिए आप। आवाज, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, आप बात रखिए। जी हेलो जी बोलिए। जो इशू जो है वो बहुत क्लियर है और आर्टिकल 37 का जो हवाला दिया जा रहा है, देखिए कि संविधान में आदिवासियों को संरक्षण प्राप्त है, कुछ इसमें कोई दो मत नहीं है।
लेकिन जब आप वन नेशन वन टैक्स वन प्रधान और वन लॉ की बात करते हैं, विधान की बात करते हैं, तब फिर आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि क्या उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है कि नहीं। मुझे लगता है ये राजनीतिक इशू ज्यादा है जो आदिवासियों का मामला है। निश्चित रूप से आदिवासी हमारे देश में काफी बड़ी संख्या, प्रदेश की बात करें तो 22% आदिवासी है यहाँ पे, तो वो एक और मेजॉरिटी जो 3/4 मेजॉरिटी इस समय भाजपा की जो विधायकों की आदिवासियों की जीती हुई, इसके पहले पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीता था, तो इसलिए सेंसिटिव विषय है और आदिवासियों को फिलहाल मुझे जो लगता है वो राजनीतिक कारणों से उनसे अभी इस कानून से दूर रखा जा रहा है। लेकिन जब हम समग्रता की बात करते हैं और जो प्रिंसिपल के आधार पर हम ये कानून ला रहे हैं, उस प्रिंसिपल को निश्चित रूप से वो कोई वर्ग हो, फिर वो जब हम व्यक्तिगत कानून की बात कर रहे हैं और उसको हम मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, चाहे हमारा कोई भी वर्ग हो, समाज का कोई वर्ग हो, तो हमें निश्चित इस पर सोचने की आवश्यकता है और इसमें सहमति लेने की आवश्यकता है। यदि किसी वर्ग को कोई आपत्ति है तो हमें उसमें कहीं ना कहीं हमें उनमें सहमति बनाने की आवश्यकता है। और उसके बाद यदि सरकार ने लोगों से इसमें निश्चित रूप सुझाव मांगे हैं, चर्चा की है, इसमें कोई दोमत नहीं है, लेकिन यदि किसी इश्यू पे कोई स्फुट है और कोई सेंसिटिविटी आती है तो मेरा ये कहना है कि इस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। जी व्यास जी, एक बात समझाइए, क्या इसको पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में हम देखें? दूसरा सवाल ये कि अलग अलग जातियों की, अलग अलग धर्मों की अपनी अपनी परंपरा है, अपनी अपनी संस्कृति है, अपने अपने कानून है। ऐसे में आप कैसे एक छतरी के नीचे इनको लाएंगे? कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है जब ये लागू होगा तब। देखिए, निश्चित रूप से चुनौतियों का सामना करना, आम जनता को लाभ देना। आप मुझे बताइए ना, ऐसा कौन सा भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा कार्य था जो बिना विपक्ष के दबाव के पूर्ण किया हो? 370 धारा हटाई थी जब विपक्ष खिलाफ था, जब 3 तलाक पे नियम बदले तब विपक्ष खिलाफ था, जब यूसीसी लेकर आ रहे राज्यों में तब भी विपक्ष खिलाफत कर रहा है। मतलब विपक्ष का कार्य है कि कभी भी किसी को समान अधिकार ना मिले। दूसरी तरफ है कि संविधान, आपने जो प्रश्न करा था लिव इन को लेके, वो आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्देशन दिया था 2010 और 11 वाले प्रकरण में, उसको भी इसीलिए कानूनी जामा पहनाया जा रहा है ताकि उनके अधिकार सुरक्षित रहे। आज हम उसको रजिस्टर तय कर रहे हैं कि किसी के भी अधिकार का हनन ना हो। दूसरी तरफ है कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है। जमशेद साहब, आऊंगा आपके पास में, आपका भी पॉलिटिकल रिएक्शन लिया जाएगा इस पर। जी जमशेद जी, क्या एक धर्म एक कानून की दिशा में हम बढ़ रहे हैं? क्या सरकार की यही मंशा है? क्योंकि कभी आप कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, कभी आप कहते हैं कि हम जो है व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए, आदिवासियों के लिए, अलग अलग धर्मों के लिए इस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं। मुस्लिमों को भी एक ही छतरी के नीचे लाने की तैयारी है क्या? सवाल ही नहीं उठता, संभव ही नहीं है। जब अभी वो 22% आदिवासी बता रहे थे, 18% मुस्लिम है, तो 18 और 22 40% हो गए। जब 40% इस देश के अंदर में नाराज है यूसीसी के कानून को लाने के लिए, तो आप किसके लिए ला रहे हैं और कैसे ला रहे हैं? वहां हिंदुओं के अंदर में 7.5 जातियां हैं, 1-2 भी नहीं है। आप किसको कैसे बनाएंगे? आप तो सबसे बाद लिव इन रिलेशनशिप पर आ जाइए। कौन सी एक हिंदू बहन मुझे बता दीजिए जो अपने ऊपर सौतन को बर्दाश्त करेगी, और वो भी विद परमिशन। आपके यहाँ निकाह तो होता नहीं, शादी होती नहीं। विषय पढ़िए, उस विषय में उल्लेख किया है, हम उसको कानूनी जामा पहना रहे ताकि उनके साथ कहीं भी अत्याचार न हो। लेकिन व्यास जी, क्या आप मानते हैं कि जो हिंदू महिलाएं हैं, हिंदू माताएं बहनें हैं, वो इसको बर्दाश्त करेगी? सवाल ये है, क्या कोई महिला इसको एक्सेप्ट करेगी? व्यास जी, नहीं तो क्या कानून के द्वारा, यूसीसी के द्वारा यह प्रदत्त किया जा रहा है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहो? मैरिज होती है भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? निकाह के लिए क्या कोर्ट उस कानून में लिखा है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था दी है कि निकाह होगा तो कैसे होगा, तलाक होगा तो उसमें क्या क्या विधि रहेगी। आप 3 बार तलाक देंगे, किसी को भी अलग नहीं कर सकते। कानून आपके लिए भी रहेगा, कानून दूसरे समाज के लिए भी रहेगा। कर दो तो 60% में मुझे एक हिंदू बहन बता दी कि जो लिव इन रिलेशनशिप के लिए तैयार हुई,
एक बता दीजिए अरे उदाहरण। कैसे तैयार हो गए? मतलब आप बेतहाज बात कर रहे भाजपा के हैं, प्रवक्ता ये है, बेवकूफों वाली बात है। कैसे तैयार होगी? चलिए। जो ऑलरेडी है, एक आखिरी सवाल राजीव जी से भी मैं ले लेता हूं। जरूरी है। राजीव जी, ड्राफ्ट लगभग पूरा तैयार हो चुका है, सरकार ने सुझाव भी ले लिए हैं, राजनीतिक दलों ने भी इसको लेकर विरोध जताया। अब जब यूसीसी लागू होगा, धरातल पर ये एग्जीक्यूट होगा, तो कैसे परिस्थितियां बदलती हुई देख पा रहे हैं आप? सामाजिक स्तर पर कैसा रहेगा सामाजिक ताना बाना? निश्चित रूप से इस पर सामाजिक स्तर पर प्रभाव पड़ेगा और इसलिए लाया ही जा रहा है। कानून लाने का उद्देश्य ही यह है और इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात आपको, जो मैंने इश्यू कहा था कि आदिवासियों का जो मैटर है, जब हम कन्वर्टेड आदिवासियों पे ये कानून लागू नहीं करेंगे, कानून लागू करेंगे, तब इसका जब तक इलीगल कन्वर्शन है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और यदि लीगल कन्वर्शन हुआ है तो उसको आप कैसे कानून के बाहर रख सकते हैं, ये बड़ा इशू है। और इसलिए जब एक चीज आप एक आदिवासी में एक पार्ट जो ओरिजिनेटेड आदिवासी हैं उनको आपने बाहर रखा है और कन्वर्टेड आदिवासियों को अंदर कर रहे हैं, तो यही आपकी जो है कहीं ना कहीं दो सिद्धांत आपके अलग अलग दिखते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है, दूसरा लिव इन रिलेशन की भी बात जो सरकार ने कही है, हम जिस संस्कृति में रहते हैं हमें उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। उसको हम कानूनी रूप से कैसे बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जरूर आए हैं, लेकिन यह जब हमें कानून बनाने जा रहे हैं, हम जब कहीं ना कहीं समाज में जो वृत्ति है उसको सुधारने का प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या लिव इन रिलेशन जो है वह समाज की वृत्ति है या उपलब्धि है? बिल्कुल राजीव जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। यूसीसी के बाद क्या पॉलिटिकल परसेप्शन प्रदेश के भीतर, देश के भीतर डेवलप होगा, ये देखने वाली बात होगी। आप तीनों मेहमान इस खास चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आपका। तो गुजरात की तर्ज पर यूसीसी का मॉडल तैयार हो चुका है। मोहन सरकार इसको लेकर पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी कर चुकी है। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और मॉनसून सत्र में इसको लेकर प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी है। आज की इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।